नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आयोजित अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी और आजादी का अमृत महोत्सव सेमिनार का उद्घाटन किया। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिसर में 22 राज्यों द्वारा लगाए गए हस्तकला स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से मिशन कर्मयोग के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ समृद्ध भारतीय संस्कृति की व्यापक स्तर पर प्रसारित करने हेतु डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को और सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि आप लोग आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के प्रशिक्षण प्राप्त कर मिशन कर्मयोग के तहत अपना काम पूरा करेंगे। आगामी कावड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस विभाग की पड़ोसी राज्यों ने पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समन्वय बैठक देहरादून पुलिस मुख्यालय में हुई। बैठक में दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था बेहतर बनाए जाने को लेकर राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सभी राज्यों से आए पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। कावड़ यात्रा को लेकर हर साल पड़ोसी राज्यों में सहयोग लिया जाता है। इस बार भी सहयोग के लिए सभी राज्य आगे आए। आपको बता दें कि बैठक में कई राज्यों के अधिकारी ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आज हमने इंटर स्टेट बैठक की है कांवड़ मेला के प्रबंधन को लेकर 2022 की, और इसमें हमने जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी इंटेलिजेंस उनको जोड़ा है, और उसके अलावा जो बॉर्डर के एसपीज, डीआईजीज एग्जैक्ट जो बॉर्डर है यानी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, पोंटा साहिब, यमुनानगर वगैरह, और कई जगह की एसटीएफ एजेंसीज भी जुड़ी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, ये सब से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है, आरपीएफ और बाकी भी संस्थाओं के, और हम सब ने गहराई से विचार विमर्श किया। और सबको ये भी पता है कि इस बार कांवड़ मेला चूँकि 2 वर्ष बाद हो रहा है तो भीड़ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हम सब ने उसके लिए आपसी जो आइडियाज़ का शेयरिंग किया, और कैसे ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे, क्राउड कैसे मैनेज करेंगे, कैसे श्रद्धालुओं से हम ये भी अपील करेंगे कि जो आ रहे हैं वो यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, गंगा जी से जल लेकर के जाएंगे, तो कैसे उनको एक पॉजिटिव वातावरण में कैसे श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे और उनकी तीर्थ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। इसके लिए भी हम अपील करेंगे सबसे, और पूरा प्रयास होगा हमारा कि कांवड़ मेला 2022 पूरी तरह से सकुशल संपन्न। देखिए, हमारी संख्या जो है अनुमानतः मान के चलते थे कि हम 3 करोड़ के करीब जो है 2018 और 19 में आया था, तो हमारा अनुमान है उससे ज़्यादा ही आएगा इस साल। 4 करोड़ के रेंज में हम अनुमान मान के चल रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो अपनी यात्रा को मर्यादित रखें, तीर्थस्थल की मर्यादा को खराब ना करें। इसके बावजूद भी अगर कोई, ऐसे तो अधिकांश लोग शरीफ ही होते हैं, किंतु इसके बावजूद अगर कोई तीर्थस्थल की मर्यादा को भंग करता है, उल्लंघन करता है, नशा आदि करता है, तो उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हमारा सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा हुआ है, और हम ड्रोन्स को भी यूज करेंगे, और फिर उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। फोर्स देखिए, जो अगर हम सिविल पुलिस और पीएसी की बात करें तो ये 5000 प्लस होती है, 6000 के रेंज में होता है। बाकी होमगार्ड्स वगैरह मिला करके तो फिर ये 9-10 हज़ार को। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने योजना को वापस लेने की मांग की। बताते चले कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष
सरदार गुरदीप सिंह और बिट्टू खत्ता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह धरने पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली है। इससे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। 10 लाख लेके आएंगे और उसके बाद निश्चित रूप से चौकीदार बनेंगे हमारे जाके युवाओं को साथ बड़ा भारी होगा और साथ देश के साथ होगा। ये देश की सुरक्षा के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी से जो जी में आ रहा है वो कानून तोड़ रहे हैं। ऐसे उन्होंने 3 कृषि कानून लाके किसानों की भावनाओं को और आमदनी को घटाने का प्रयास किया, जिससे हमारे हजारों किसानों ने जान देकर एक साल तक गर्मी बरसात में आंदोलन करके इस फैसले को वापस कराया। वैसे ही हमारे युवा साथी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन 6 महीने चल रहा था और इन्हें ऊपर भी बताया गया जो गाँव की भावनाओं के खिलाफ कर रहे हैं, इसका परिणाम तो उन्हें मैं मिलेगा। और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कांग्रेस परिवार को जो गाँव का उनके साथ खड़ा है और हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के साथ खड़ा रही है और गांधी जी के विचारधाराओं को मानती है और जो गोडसे के विचारधाराओं को मानेंगे वो कभी देश का भला नहीं कर सकते। बस मैं इनसे करेंगे। हमारे बीच में राम सिंह नगर बोली है। मैं चाहूंगा आपकी और की बात राम सिंह नगर बोली कांग्रेस कमेटी के द्वारा यानी कि हमारे पूरे प्रदेश में 70 के 70 विधानसभा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा और इस ये जो योजना है उसका विरोध में हमारे साथ सारे युवा लड़के कांग्रेसन और जिन लोगों का इसमें आपत्ति है, जिनके बच्चे आज जो तैयारी कर रहे थे और फौज के लिए 4 साल के लिए रिटायरमेंट का बड़ा घोर निंदा कर रहे हैं और इसका विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि सरकार से तुरंत इस योजना को वापस ले और जैसे सुचारू रूप से पहले जो नियम थे ये नियम का आधार पर रखा जाता तो वही नियम चलाए जाए और इसमें पूरा देश और देश के खिलाफ आज हमारा सांकेतिक धरना है और इसका विज्ञापन हम टाइगर साहब को देंगे। बाजपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर युवाओं का शोषण करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते कांग्रेस हाईकमान के आह्वान पर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर तहसील में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। देखिए, अग्निपथ योजना जो सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के नौजवानों के साथ और देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। उनके भविष्य के साथ अन्याय जुल्म जाती है और जिस तरह से काला कानून लागू किया जा रहा है, जिन्होंने शारीरिक परीक्षाएं पास की हैं, जो फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, उनको भी सेना में भर्ती नहीं किया जा रहा है और जो 3.5 साल का प्रशिक्षण है, 3.5 साल का जो 6 महीने का प्रशिक्षण और 3.5 साल की नौकरी, उसके बाद रिटायरमेंट, तो ये सलाहवानी है तो क्या है? सुरक्षा सलाहकारों ने और रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से
ये सेना को कमज़ोर करने की साजिश है और युवाओं को उनके हक से वंचित करने का एक प्रयास है, उनको धोखा दिया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पूरी तरह इस न्याय युद्ध में देश के युवा। सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष ने सरकार के इस योजना का मुद्दा बना लिया है। सोमवार को ऋषिकेश में कांग्रेसियों ने त्रिवेणी घाट पर अग्निवीर योजना के विरोध में सत्याग्रह किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निवीर योजना की हकीकत युवाओं से सरकार छुपा रही है। सरकार लगातार एक के बाद एक जन विरोधी नीतियां चलाने का काम कर रही है। चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो आप उत्तराखंड में देखेंगे एक मंदिर समिति के लिए एक नया प्रस्ताव पास किया गया था उस समय, तो उसको भी उन्होंने यू टर्न किया। जब आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, तो उससे यू टर्न आया। अब एक नई योजना इन्होंने शुरू कर दी, अग्निपथ योजना। आप सोचिए, जो बच्चा पिछले कोरोना काल से लगातार तैयारी करता, जो मेडिकल में पास हो गया, जो फिजिकल में पास हो गया, जो रिटर्न में पास हो गया, अब वो केवल 4 साल की नौकरी करेगा। तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार के द्वारा इस तरह की योजनाएं जो चलाई जा रही है, उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा का सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा, रामधुनी के साथ साथ एक शांतिपूर्वक माँ गंगा से हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, मोदी सरकार को सद्बुद्धि आए और जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ, हमारे देश की रक्षा के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ मोदी सरकार कर रही है, उसके विरोध में हम ये सत्याग्रह है। और ये मोदी जी जो समझने में और भाजपा सरकार समझने में नाकाम हो रही है कि जब आप 20 से 21 साल के युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं फौज में, और जो सबसे ज़रूरत का समय होता है 4 साल बाद, जब उनका परिवार बढ़ता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत होती है, उस समय आप उनको रिटायरमेंट दे रहे हैं। तो आप ये देखिए, जब दक्ष एक किस्म से पहले वो 4 साल में दक्ष करेंगे, दक्ष करने के बाद जो वो फौजी रिटायर होने के बाद आपके यहाँ जो है बैंक में या किसी अन्य उसके यहाँ एक नौकरी के लिए नौकरी करेगा अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसके मन में क्या भावनाएं रहेंगी। जहाँ वो देश के प्रति जज्बे को लेकर कार्य करता है कि 4 साल वो देश के प्रति जज्बे को लेकर जो उसके मन की भावनाएं होती हैं, जब वो ये वापस अपने घर पे आएगा और एक दुकानदार के यहाँ उसके गार्ड का काम करेगा, तो उसके मन में क्या भावनाएं रहेंगी और वो भावनाएं उसको किस हद तक ले जा सकती है। आप एक दक्ष योद्धा पैदा करके सड़कों पर भेज रहे हैं, तो आने वाले समय पे किस तरह का कार्य करेगी, ये भी भाजपा सरकार समझ नहीं रही है। ये वक्त आने पर ये बता दिया जाएगा। एक मध्य प्रदेश के बड़े नेता ने कहा कि मैं उनको अपने घर पे, अपने ऑफिस में चौकीदारी के लिए नौकरी दूंगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? निश्चित तौर पे ये भाजपा के जो लोग हैं, ये एक व्यापारी संगठन है, ये बहुत बड़ा व्यापारी संगठन है। ये चाहते हैं कि दक्ष लोगों को लाके हमारे घर के चौकीदारी करने के लिए बिठाया जाए। ये ऐसे जो भाजपा के मंत्री हैं, उनकी ये मंशा है और ये मंशा जग जाहिर हो चुकी है। वो यही कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक दिवसीय सत्याग्रह की तरह गांधी पार्क में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध अनेकों रिटायर्ड फौजियों ने किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार भी मौजूद रहे। देखिए, सत्याग्रह है और जो देश की सुरक्षा को आंतरिक और बाहरी खतरा हुआ है, जनरल बख्शी जो लगातार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते थे, उन्होंने भी कहा है जो इकोनॉमिक क्रैश हुआ है या इकोनॉमी को आपने ख़राब किया है, उसके लिए केवल एक फ़ौज ऐसे नहीं है जिसमें आप इसका एक्सपेरिमेंट करें। आपने रुपये की कीमत इतनी गिरा दी कि डॉलर जो है आज 80 रुपये के आसपास पहुंच गया है। उन सब का समाधान फ़ौज के संग खिलवाड़ करके नहीं होना चाहिए। पेंशन नहीं मिलेगी, लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। 4 महीने 6 महीने में एक व्यक्ति फ़ौजी नहीं बन सकता। उस व्यक्ति के, उस बच्चे के जीवन के साथ भी ये खिलवाड़ है, उसके जीवन चक्र के साथ ये खिलवाड़ है। 21 साल की उम्र में एक नौजवान जब बेरोजगार होगा, उसके बाद उसको जब रोज़गार प्राप्त नहीं होगा,
वो कैसे मान सम्मान से अपना जीवन बिताएगा, ये सोचनीय प्रश्न है। ना तो आप उसको पेंशन दे रहे हैं, ना भत्ते दे रहे हैं, ना कैंटीन की सुविधाएं दे रहे हैं, और ऊपर से आपने राष्ट्र की सीमाओं को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि एक सैनिक को, परिपक्व सैनिक बनने में, पूरा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सैनिक बनने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। ये हम नहीं कह रहे, इसको सेना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। रिटायर्ड परमवीर चक्र विजेता भी इस बात को कह रहा है कि ये देश के साथ गलत हो रहा है। जनरल बख्शी जो बीजेपी को फेवर करते थे, वो भी आज कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अनेकों रिटायर्ड ऑफिसर्स जो फौज से निकले, वो कहते हैं कि ये सफल नहीं होगा। और इसका उदाहरण रशिया है, इसका उदाहरण कई अन्य देश हैं। आज यूक्रेन जैसे छोटे से देश को नहीं जीत पा रहा है रशिया, क्योंकि वहाँ भी फुली स्किल्ड फौज नहीं है। तो भारत को खतरे में क्यों डाला जा रहा है? जब चाइना हमारी ज़मीनों में कब्जा कर रहा है, जब नेपाल जैसे देश ने हमारे देश में कब्जा कर दिया, हमारी एक ज़मीन में कब्जा कर दिया, और एसएसबी को रोक दिया गया है उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो ये समझा जा सकता है कि मोदी की सरकार किस तरीके से जो दुश्मन देश है उनके सामने घुटने टेक रहे हैं, और जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे भी आज भारत के संबंध खराब हुए हैं। इन सब अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हरिद्वार के देवपुरा चौक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निपथ योजना से बीजेपी सरकार देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। जनता उन्हें इस कृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, आज जो हम सब कांग्रेसी पूरे देश में सत्याग्रह पे बैठे हैं, अब समय आ गया है सत्याग्रह पे बैठने का, क्योंकि देश जो है दिशाहीन होता जा रहा है और दिशाहीन इसको किया जा रहा है। कुछ चंद लोग हैं जो पूरे समाज को, पूरे देश को दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेसी आज सत्याग्रह पे है। अग्निपथ को लेके है, जो देश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और भविष्य के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उसको आज उन सब चीज़ों को लेके आज पूरे समस्त देश के कांग्रेसी, समस्त समाज सेवी आज जो है सत्याग्रह पे बैठे। ये उसका विरोध नहीं है। कोई अच्छी स्कीम लाएंगे तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। किसान बिल लाए, उन्हें वापस लेना पड़ा किसानों के विरोध के बाद। आज नौजवानों के लिए वो अग्निपथ योजना लाए। आज सड़कों पे नौजवान आंदोलन कर रहा है, लाठियां खा रहा है, गोलियां चल रही हैं नौजवान के ऊपर। जब नौजवान उस स्कीम को स्वीकार नहीं कर रहा कि 4 साल आप उसे रोजगार दे रहे हो और उसके बाद उसको कहोगे कि चला जा, तो ये नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा, देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है। सैनिकों के सम्मान में भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अग्निपथ योजना की कांग्रेस डटकर विरोध कर रही है। और जिस तरह से आज मोदी जी और भाजपा कर रही है, उनका लोकतंत्र में और संविधान में कोई विश्वास नहीं है। महाराष्ट्र में किस तरह सरकार को तोड़ने का काम, एक चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम भाजपा। देहरादून के IRDT सभागार में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तराखंड के तत्वावधान में किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ से आए बच्चों को उत्साह में बढ़ोतरी हो सके, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके और उत्तराखंड के बारे में जान सके। सरकार के द्वारा ये प्रतिवर्ष आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को उनकी जागरूकता के लिए और एक दूसरे राज्यों के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए इस तरह का आदान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चों में एक एक्सपोजर भी मिलता है और साथ साथ एक उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। तो एक बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उनको एक दूसरे संस्कृति की जानकारी के लिए और बेहतर एक्सपोजर के दृष्टि से ये कार्यक्रम देता। तो नेहरू युवा केंद्र का ये 13वां आदान प्रदान ये यहाँ पर इसकी आज शुरुआत हुई है, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाके करीबन 6 जगहों से लोग आए हैं और खासकर नक्सल प्रभावित बच्चों को
ये संदेश ये लोग अपने क्षेत्र में लेके जाएं कि नक्सलवाद से कभी भला नहीं होता और नक्सलवाद हमेशा स्थानीय लोगों के विकास को अवरुद्ध कर देता है। इस दृष्टि से इन बच्चों को ज्ञानवर्धन हो और ये बच्चे अपने यहाँ जाकर के फिर लोगों को मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध हों। इस दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें हमारे राज्य में हमारा युवा कल्याण विभाग जो है उसके द्वारा इसमें नेहरू युवा केंद्र के साथ आपसी सहयोग से इसमें प्रतिभा वो लोग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और इन बच्चों को तमाम FRI हो गया, टेरी झील हो गई और तमाम ऐसे डेस्टिनेशन भी आते हैं जिससे बच्चों के अंदर एक बड़े भी आत्मविश्वास के साथ कुछ करने का जज्बात पैदा हो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गांव खेलडिया में विधायक भुवन कापड़ी पहुंचे, जहां 21 जून को प्रशासन द्वारा तोड़े गए एक गरीब के मकान का निरीक्षण किया। वहीं पीड़ित परिवार ने विधायक से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि 21 जून को पीड़ित का निर्माणाधीन मकान SDM, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में JCB से देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। वहीं इस मामले में विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि खनन अधिकारी के दबाव में प्रशासन ने JCB से एक गरीब का मकान बिना सूचना दिए प्रशासन ने तत्काल तोड़ दिया, जो न्याय के संगत नहीं है। जो मकान तोड़ा गया वो एक खनन अधिकारी के दबाव में तोड़ा गया। अचानक 1 घंटे पहले रोकने को कहा जाता है और 1 घंटे बाद JCB ले जाके तोड़ दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं और मकान तोड़ दिया जाता है। तो एक गरीब आदमी मजदूरी करके मकान बना रहा था, उसको तोड़ने का काम किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसकी बातचीत मेरी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी दोनों से हुई है और आज मैं वहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से भी मिलकर आया हूँ। तो सरकार को ग्रामीणों जो गरीब आदमी है उनको बिठाने का काम करना चाहिए, न कि उनको उजाड़ना। गदरपुर के नेशनल हाईवे 74 पर रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव ने बताया कि रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की करीब 3 गाड़ियों को लगाया गया। सुबह 6 बजे घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 3 घंटे से लगातार NDRF के सहयोग से आग बुझाने का कार्य जारी है। वहीं स्थानीय ग्रामीण प्रेम कोचर ने बताया कि लगभग 4:30 बजे आग की सूचना ग्रामीणों को मिली। इसके बाद NDRF की टीम को जानकारी दी गई। ये सूचना लगभग 6:15 बजे मिली और हमारी 5 गाड़ियां और NDRF पूरी टीम लगी हुई है। NDRF भी 1 टैंकर और 3 गाड़ियां और जो है सहयोगी गाड़ियां लगी हुई हैं और फायर फाइटिंग काम कर रही हैं। नुकसान का आकलन का अंदाजा? नुकसान का आकलन तो बाद में किया जाएगा, जांच के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना है। अभी जिनका ये जैसे बताया जा रहा है कि रिद्धि सिद्धि का है, उनसे संपर्क करने के बाद कितना मटेरियल था, किस रेट का है, क्या है, तो वो बाद में पता चलता है। में मक्के का चोकर है। अब ये घटना लगभग 4:30 बजे की है। 5:30 बजे के आसपास गांव के कुछ लोग हल्ला काटते हुए तरफ आए, भागते हुए, आग लग गई, आग लग गई। उनकी आवाज़ सुनकर सब लोग, लगभग गांव के आधा लोग ही पहुंच ही चुके थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी आ गई। NDRF जो हमारे पड़ोस में है चीनी मिल में, वो लोग भी आए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और लगे हुए हैं, बुझा रहे हैं उस चीज़ को। अब आग है, जब तक पूरा कंट्रोल नहीं होता तब तक इस बारे में क्या कह सकते हैं कि कितना नुकसान हो। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मॉनसून काल के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग चंपावत से घाट, पनार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा सीमा का भ्रमण किया, जहां राजमार्ग के आपदा और भूस्खलन के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट ग्राम फरतोला में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण भी किया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को इसके तहत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। आपको बता दें कि प्रदेश में मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां इंसान परेशान है तो वहीं जंगलों में भी जानवर काफी परेशान है। खटीमा के सुरई वन रेंज में शारदा नहर के किनारे पुनरपुर रोड स्थित आजकल जंगली जानवरों की आवाजाही ज्यादातर बढ़ गई है। भीषण गर्मी के चलते हाईवे के किनारे कई जंगली जानवर टहलते हुए नजर आए, जिससे मानव जीव का संघर्ष की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। अचानक बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। जंगल में भी इस समय बहुत तापमान बढ़ रहा है, तो जानवर इस समय गर्मी से बड़े परेशान हैं। क्योंकि बारिश हुई नहीं है, मानसून शुरू सत्र आ भी गया है, तो जानवर बार बार पानी की ओर जा रहा है। अब चूंकि वो क्षेत्र ऐसा है, पूरनपुर रोड, वहाँ पर बराबर में नहर निकल रही है, तो जानवर उस क्षेत्र में नहर में नहाने के लिए प्लस पानी के लिए, क्योंकि जानवर पानी में इस समय रहना एक बार जाना पसंद कर रहा है, इसी कारण से जानवर बार बार पूरनपुर रोड पर दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और आने जाने वाले यात्रियों को हम जागरूक कर रहे हैं कि कोई किसी अनहोनी कोई दुर्घटना ना होने पावे और जो वाहनों को वो नियंत्रित गति से चलावें। तो इसके लिए हमारा स्टाफ पूरी तरह मुस्तैद है। हल्द्वानी में महिला चिकित्सालय की समस्याओं के निराकरण और आशाओं का अनर्गल आरोप लगाए जाने के विरोध में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन द्वारा महिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद महिला अस्पताल की सीएमएस से वार्ता की गई। वहीं सीएमएस ने वर्कर्स की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद सीएमओ नैनीताल को ज्ञापन भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपि महानिदेशक स्वास्थ्य उत्तराखंड देहरादून को भेजी गई। आशाओं ने धरने के माध्यम से चेतावनी दी है कि उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। आशाओं ने कहा कि कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम सर्वे अभियान गणना जैसे दर्जनों कामों में अपनी सेवाएं दे रही हूं, उसके बावजूद भी न्यूनतम वेतन तक वंचित हूं। हम लोग प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं, हमारी आशा बहनों का कार्यक्रम है जो 2006 से चला आ रहा है। पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद लास्ट में उन्हें इतना बड़ा इनाम मिला कि आशा दलाल है, आशा कमीशन खोर है। इस विषय को लेके आज हम जब सारे पेपरों में हाईलाइट हो गया, मरीजों ने आशाओं को इस सारी कटिंग और एसएमएस कमेंट करना शुरू कर दिया, है ना। और ऊपर से अलग टॉर्चर। अरे भाई सब अगर जो सारे अधिकारी टॉर्चर करेंगे, अगला इंसान क्या करेगा? मजबूरी में आंदोलन करेगा ना। और आज भी अगर जो फैसला हमारे हक में नहीं हुआ, सीधे भूख हड़ताल होगी कल से। सारे कमीशन है यहाँ, गरीब आदमी हर कोई सोचता है कि सरकारी में जाए हमारा पैसा बचे, लेकिन यहाँ डिलीवरी होने के बाद आशा जो सिस्टर लोग हैं आशा से कहते हैं, आशा मरीजों से मिठाई दिला, मतलब पैसे दिला, ऐसे कहते हैं। वो 1400 के लिए तो यहाँ आता है सरकारी में, 1400 पैसा मिलेगा हमको करके, लेकिन वो उनका कुछ बचता ही नहीं है। किसी से 1500, किसी से 2000, 1000 रुपए हर किसी से लिया जाता है। सिस्टर लोग नीचे से ऊपर तक हर। मेरा कहना है कि जब यहाँ 15 दिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे तो हम अल्ट्रासाउंड कहाँ लेके जाते, है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि इनका कहना है कि हम अगर कहीं से करा के लाए, ये कहते तू यहाँ क्यों चले गई, तुझे यहाँ भेजा था। पेशेंट से कहते हैं यहाँ करा के लाओ, वहाँ करा के लाओ। तो ये क्या मुद्दा है कि यहाँ करा के लाओ, वहाँ करा के लाओ? पेशेंट का जितना कम पैसा लगेगा हम तो वहाँ करवाएंगे ना। हमें अगर कहीं 200 मिल रहे हैं तो इनको भी वहाँ पर से 200 मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में ये भी कर रहे हैं करके। इन्होंने भी तो वो कहता है क्या नाम कहते हैं जेपी में क्यों नहीं गए, वो कहता है तुम राघव में क्यों नहीं गए, वो कहता है परफेक्ट में क्यों नहीं गए, शंकर में क्यों गए। आज 15 साल से हमको शंकर में अल्ट्रासाउंड कराते कराते हो गए हैं, आज तक का इन्होंने शंकर का गलत नहीं निकाला। आज शंकर के साथ क्या हो गया कि वो गलत निकाला जा रहा है। हमारे ऊपर भी तो अत्याचार हो रहा है ना। अगर हमें डॉक्टर लिख के नहीं देंगे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अगर हम नहीं कराते, आगे जाके उसके बच्चे में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि आशा ने इसका लेवल 2 नहीं कराया। ठीक हो गया। अगर ये सुविधा हमें अंदर मिलेगी तो हम 2-2000, 2,500 के अल्ट्रासाउंड क्यों बाहर कराएंगे। और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड इतना जरूरी है कि आजकल जो बच्चों में विकार आ रहे हैं, वांछित बीमारियां और ये सब हमें उसी में पता चलता है, क्योंकि 5 महीने के बाद बच्चा अबॉर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए ये पेशेंट को हमको मजबूरी वश बाहर ले जाना पड़ता है। जब यहाँ होंगे तो हम क्यों ले। गुस्सा आने का वजह यही है ना कि बरसों अभी जो हमारे बीच में अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट छुट्टी पर थे,
तो उससे कुछ अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं बाहर ले गए लोग, और आशाएं जिनको नीड होती है इमरजेंसी जो है वो तो बेस हॉस्पिटल में जाते ही हैं। तो कुछ एक दो लोग जो मेरे उसमें आए कि उनको ज़रूरत भी नहीं थी और वो बाहर ले गए, जैसे अब बहुत सारे अल्ट्रासाउंड वो क्या कहते हैं ये केंद्र हैं यहाँ पे, तो मरीज़ मेरे पास आता है कि भाई मैम क्या कहते हैं यहाँ मेरे को ये था, मेरे को आशा वहाँ ले गई। तो कुछ हैं वो एक दो आशाएं। अब तो मैंने यही कहा था कि जो कि कुछ आशाओं द्वारा, कुछ आशाएं की जो पहले अल्ट्रासाउंड वाला हमारा रहता है तो भी हमारी बाहर से केसेस आते ही हैं, तो ये वाली बात थी। तो इससे यह होता है कि जो हमारी आशाएं अच्छा काम कर रही हैं, जो आशाएं फील्ड में भी करी, आशाओं का काम बहुत ज़्यादा है। हम तो कहते हैं कि हमारा राष्ट्र ये हेल्थ विभाग जो है कि आशाएं हमारी वैसे रीढ़ की हड्डियाँ हैं, लेकिन कुछ आशाओं के उसमें कुछ आशा शब्द बोलने से इनको लग रहा है कि इनके आसपास होता है ना, सब लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो उनसे ये लगता है कि भाई हमारे उस पर एक बड़ा सा धब्बा जैसा लग गया कि भाई मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया, बोला उनकी क्या कहते हैं कि आशाएं ऐसा काम कर रही हैं। तो मैंने इनको ये समझा रही हूँ कि मैंने सारी आशाएं नहीं कहा है, कुछ आशाएं जो कि कर रही हैं, इनको भी पता है। और आशा वर्कर ही मुझे आशा वर्कर की शिकायत करती हैं कि मैम इस आशा वर्कर ने मेरा केस पहाड़ से आ रहा था ये ले गई। कुछ अर्बन की हमारी आशाएं हैं, मैंने इनके ऊपर ही डाला है कि भाई तुम्हें लगता है कि भाई जो आशाएं ऐसा काम कर रही हैं अलग, जैसा अब सारी जांचें पैथोलॉजी की यहाँ हो रही हैं, तुम उठा करके क्या कहते हैं बाहर ले गए, चाहे सड़क पार है, चाहे बाहर है, प्राइवेट हो, कहीं भी है। अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।